हेलो दोस्तों, मैं हूं सी अखिलेश महेश्वरी और आज है हमारी 30 मिनट्स अ डे एफएम रिवीजन क्लासेस का 27th डे। और आज हम करने जा रहे हैं एमसीक्यूज अगेन। तो ये एमसीक्यूज का थर्ड वीडियो है। इससे पहले दो वीडियो ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं, आपको दे चुका हूं, प्रोवाइड करवा चुका हूं। तो वो जिस किसी ने भी अगर वो दो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो दो वीडियोस जरूर देखना ना। अब उससे आगे क्वेश्चन नंबर 76, विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फंड। इनमें से सबसे महंगा सोर्स ऑफ फंड कौन सा है? तो आंसर इज न्यू इक्विटी शेयर। जब भी सिंपल सा पूछा जाए कि इनमें से महंगा कौन है, इक्विटी है, डेट है, प्रेफरेंस है, रिटर्न अर्निंग्स है, तो सबसे महंगा इक्विटी बताना। क्यों? क्योंकि उस पर किसी तरह का कोई टैक्स सेविंग नहीं होता है, वो कोई डेट नहीं होता है, उस पर एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई रहता है। ओके, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, एक चीज बताता हूँ, केवल सिंपल ऐसा पूछा जाए तभी बताना। अगर रेट वगैरह दे रखा हो कि के इतना केडी इतना, तो अपने को पता ना जिसका रेट ज्यादा होगा वही एक्सपेंसिव होगा। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द कॉस्ट ऑफ मार्जिन, मतलब एडिशनल एडिशनल 1 रुपए रेज करने का मेरे को एक्स्ट्रा क्या कॉस्ट पड़ रहा है, दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अ रुपी। तो 1 लाख रुपए और रेज करूंगा तो एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या पड़ेगा, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। ओके, तो एडिशनल फंड्स आंसर रहा, न्यू इक्विटी शेयर देन एडिशनल फंड्स। फिर के इन केस द फर्म इज ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड, द डब्ल्यूएसीसी वुड बी इक्वल टू। देखो, ऐसा कोई फर्म जिसमें केवल पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स का लगा है, इक्विटी पैसा लगा है, तो जो के होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वही क्या हो जाएगा, डब्ल्यूएसीसी हो जाएगा। ओके, क्योंकि डब्ल्यूएसीसी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इनटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट इनटू वेट ऑफ डेट प्लस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू वेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर प्लस कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इनटू वेट ऑफ रिटेन अर्निंग। अब डेट है ही नहीं, प्रेफरेंस है ही नहीं, रिटेन अर्निंग्स है ही नहीं, केवल इक्विटी है, तो वेट ऑफ इक्विटी क्या हो गया, 100%। इसका मतलब जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा वही डब्ल्यूएसीसी होगा। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट डब्ल्यूएसीसी, वेट में बी बेस्ड ऑन, वेट मार्केट वैल्यू के बेसिस पे भी दिया जा सकता है, बुक वैल्यू के बेसिस पे भी दिया जा सकता है। अब ऑप्शन एक और था टारगेट वैल्यू, तो ऑब्वियसली ऑल ऑफ द अबव। फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल सोर्सेज। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब फर्म का कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब डब्ल्यूएसीसी, तो वो सारे सोर्सेज का होता है। नेक्स्ट, an implicit cost of increasing proportion of debt is implicit cost of increasing proportion of debt। अच्छा, अपने डेट का प्रोपोर्शन आप बढ़ाते हो तो उस केस में implicit cost क्या रहने वाला है? तो देखो, जैसे जैसे डेट बढ़ेगा रिस्क बढ़ेगा, और रिस्क बढ़ेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा। तो ये हमारे लिए एक एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर होने वाला है, क्योंकि डेट बढ़ाओगे तो इक्विटी शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन भी बढ़ेगा, वो भी ज्यादा डिमांड करेंगे। फिर नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, ऐसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिनका रिडम्पशन होना है उनके रिगार्डिंग कॉस्ट क्या होगा? क्या रेट ऑफ डिविडेंड केवल? नो, केवल रेट ऑफ डिविडेंड नहीं, डिविडेंड के साथ साथ रिडम्पशन वैल्यू को भी कंसिडर किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। हमने तो सर फॉर्मूला ये सीखा था, केपी इक्वल्स टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। बिल्कुल आपने यही फॉर्मूला सीखा था। लेकिन एक और चीज होती है इसके साथ साथ, डिस्काउंट रेट दैट इक्वेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो रिलेटिंग टू द कैपिटल। मतलब ये कैपिटल बस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट लग गया, इसको प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच बोल दो, रियलाइज्ड अप्रोच बोल दो। इसमें क्या होता है, इसमें केपी का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, जस्ट लाइक आईआरआर, जस्ट लाइक आईआरआर, जहां पर हम देखते हैं कि केपी से अपने को अभी पैसा मिला कितना है, प्रेफरेंस शेयर से अपने को अभी इनफ्लो कितना हुआ है, और इन प्रेफरेंस शेयर्स पे अब अपने को फ्यूचर में हर साल आउटफ्लो कितना देना है, हर साल डिविडेंड कितना देना है, रिडम्पशन वैल्यू कितना देना है। तो जैसे ही इस आउटफ्लो को मैं डिस्काउंटिंग करूंगा, तो वो कौन सी डिस्काउंटिंग रेट होगी जिस पर ये आउटफ्लो और इनफ्लो क्या होंगे, बराबर होंगे, वही रेट क्या होगा, केपी होगा। तो सर ऐसा तो फिर किसी में भी हो सकता है, केडी में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये वाली लाइन सबसे बेस्ट रहेगी यहाँ पर। क्यों? क्योंकि पहले दो ऑप्शन में तो रेट ऑफ डिविडेंड और आफ्टर टैक्स रेट ऑफ डिविडेंड लिखा हुआ था, उसमें आरवी माइनस एनपी का कोई रोल ही नहीं था। तो लेकिन इसलिए सी ऑप्शन बेटर है, डिस्काउंट रेट। आईआरआर इज द रेट जहां पर आपका इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर होने वाला है, मतलब अपनी कॉस्ट को कवर कर पा रहे हो। तो जितना आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फ्यूचर में देने वाले हो डिविडेंड के नाम पे या रिडम्पशन वैल्यू के नाम पे, उसका आप क्या कर लीजिए, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए आईआरआर के थ्रू, और दैट इज आईआरआर टू इनफ्लो की बराबर आएगा। चलिए अब देखो नेक्स्ट, तो वही केपी आ जाएगा, ठीक है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है?
रिटेन अर्निंग्स आर कॉस्ट फ्री, दूसरा एक्सटर्नल इक्विटी इज चीपर देन द इंटरनल इक्विटी, और तीसरा है रिटेन अर्निंग्स आर चीपर देन एक्सटर्नल इक्विटी। देखो एक्सटर्नल इक्विटी मतलब के, और रिटेन अर्निंग्स की कॉस्ट मतलब केआर का, केआर सस्ता होता है के से, बिल्कुल केआर सस्ता होता है। मैंने कहा था 99% केस में तो केआर और के बराबर होगा। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन है या पर्सनल टैक्स रेट गिवन है तो उस केस में केआर के से सस्ता होगा। ओके, उसके बाद कैपिटल बस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ऑब्वियसली कैपिटल इन्वेस्टमेंट देखते हैं ना, पैसा लगाऊं कि नहीं लगाऊं। कैपिटल बस्टिंग डील्स विद लॉन्ग टर्म डिसीजंस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग में टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज किया जाता है। सेंसिटिविटी एनालिसिस आपको फाइनल में पढ़ने को मिलेगा कि कौन सा फैक्टर ज्यादा सेंसिटिव है। एनपीवी कैलकुलेशन में अलग अलग फैक्टर्स यूज होते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होता है, कैश इनफ्लोज होते हैं, लाइफ होती है, ठीक है, डिस्काउंटिंग रेट होता है। तो इनमें से कौन सा फैक्टर आपकी एनपीवी को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, दैट इज सेंसिटिविटी एनालिसिस। उसको जज करना ही सेंसिटिविटी एनालिसिस होता है, फाइनल में आता है, नेट एसेट मेथड नहीं आता है। और कैश फ्लोज तो कैपिटल बस्टिंग का पार्ट होते ही है, सारे डिसीजन कैश फ्लो के बेसिस पे होते हैं, केवल एआरआर को छोड़ दो, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न वो अकेला प्रॉफिट पर बेस्ड होता है। कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस आर रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, अनइंपॉर्टेंट, ऑल ऑफ द अबव। जो डिसीजन ले लिया बस ले लिया, उसके बाद वो रिवर्सिबल नहीं होते हैं। एक बार ले लिया भैया, 5 साल के लिए प्रोजेक्ट है, 10 साल के लिए प्रोजेक्ट है, फिर रिवर्स नहीं होगा। हाँ, उसको बीच में छोड़कर चाहते हैं शट डाउन करके तो एक अलग बात है, जो भी आपको रेजिडुअल वैल्यू मिलना है वो मिल जाएगा, तो बट रिवर्स नहीं हो सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द कैपिटल बजटिंग। इनमें से क्या शामिल नहीं है। टैक्स इफेक्ट बिल्कुल होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी बिल्कुल होता है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यस, इसी रेट से डिस्काउंटिंग किया जाता है। रेट ऑफ कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट का कैपिटल बजटिंग के अंदर कोई रूल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इनमें से कौन सा कैपिटल बजटिंग डिसीजन नहीं है, कौन सा। एक्सपेंशन प्रोग्राम, एक्सपेंड करना है कि नहीं करना है, ये कैपिटल बस्टिंग है। मर्जर करना है कि नहीं करना है, ये भी कैपिटल बस्टिंग का है कि किसी कंपनी को एक्वायर करे कि नहीं करे। रिप्लेसमेंट ऑफ एन एसेट, किसी एसेट को रिप्लेस करवाना बिल्कुल कैपिटल बस्टिंग का पार्ट होता है। एक ऑलरेडी लगा रखी है, अब देख रहे हैं भैया पहली वाले को हटा के दूसरी वाले को लेकर आ जाए। इन्वेंट्री लेवल नहीं जी, ये तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, ये वर्किंग कैपिटल का डिसीजन है, ये कैपिटल बस्टिंग डिसीजन नहीं है। अ साउंड कैपिटल बस्टिंग टेक्निक इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड होता है, कैपिटल बस्टिंग टेक्निक कैश फ्लोज पर बेस्ड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेवेंट कॉस्ट इन कैपिटल बजटिंग। इनमें से कौन सा कैपिटल बजटिंग के लिए रिलेवेंट कॉस्ट नहीं है। संक कॉस्ट तो ऐसा कॉस्ट होता है जो पास्ट में इनकर हो चुका है, अब उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सर ये तो अभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि अगर मैं ये ना करता, तो अगर मैं प्रोजेक्ट शुरू ना करता तो इस जगह को मैं क्या कर सकता था, कहीं और किराए पर दे सकता था तो मेरी इनकम होती ना, तो ये तो डिसीजन मेकिंग के लिए रेलेवेंट कॉस्ट होता है। फिर अलोकेटेड ओवरहेड, ये इरेलेवेंट होता है। अलोकेटेड ओवरहेड मतलब मेरा कोई फिक्स नेचर का खर्चा है 50,000 रुपए का, ठीक है, अब मेरे पास 4 रूम है और 4 रूम के अंदर वही 50,000 का खर्चा बैठ रहा है, और अगर मैं एक और रूम और ओपन करवा लेता हूँ, रेंट पे ले लेता हूँ, तब भी वो खर्चा 50,000 ही रहने वाला है। तो इसका मतलब, लेकिन हाँ, वो 50,000 पहले 4 रूम में एलोकेट होता था, अभी वो 5 रूम में एलोकेट होगा। तो क्या वो 5th रूम के लिए उस 50,000 का एक पोर्शन 10,000 रुपीज क्या मेरे लिए रिलेवेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए? नहीं, क्योंकि अगर वो रूम नहीं भी लूंगा, मैं 5th रूम नहीं भी लूंगा, तो भी 50,000 तो पहले भी लग रहे थे, ठीक है, अब भी लग रहे हैं, ठीक है, तो वो इररिलेवेंट कॉस्ट होता है, दैट इज द एलोकेटेड ओवरहेड। तो दो इररिलेवेंट हो गया, संक कॉस्ट इररिलेवेंट हो गया, एलोकेटेड ओवरहेड इररिलेवेंट हो गया, तो मैंने टिक किया बोथ 1 एंड 3। ओके, ऐसे क्वेश्चंस में ही पहले क्या करना होगा, 4 ऑप्शन पढ़ना होगा, ठीक है। कैपिटल बस्टिंग डिसीजन आर बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड होते हैं? इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज, कैश फ्लोज पर बेस्ड होते हैं। और इंक्रीमेंटल मतलब रिप्लेसमेंट में बताते हैं ना, यहां से यहां कितना इंक्रीज हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट कैश फ्लो प्रपोजल। इनमें से कौन सा कैश फ्लो प्रपोजल को इफेक्ट नहीं करता है? सैलवेज वैल्यू इफेक्ट करता है, डेप्रिसिएशन अमाउंट करता है, टैक्स रेट बिल्कुल करता है, मेथड ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, पैसा कहां से लेकर आए हो उससे कैपिटल बस्टिंग डिसीजन को कोई लेना देना नहीं है। तुम इक्विटी से लाए हो या प्रेफरेंस से लाए हो वगैरह वगैरह, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। हाँ, डब्ल्यूसीसी जरूर इफेक्ट होता है, बाकी कुछ नहीं, बाकी उससे कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। और सर डब्ल्यूसीसी तो इक्विटी वगैरह इनसे ही बनता है ना, डब्ल्यूसीसी सिंपली द डिजायर्ड रेट, डब्ल्यूसीसी इज द सिंपली द डिजायर्ड रेट। ओके, तो मेथड ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, 4 ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है मेथड ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। ओके, नेक्स्ट, कैश इनफ्लोज फ्रॉम अ प्रोजेक्ट इंक्लूड,
कैश इनफ्लो, किसी प्रोजेक्ट का कैश इनफ्लो में क्या शामिल है? टैक्स सेविंग ऑफ डेप्रिसिएशन, बिल्कुल टैक्स सेविंग इज इनफ्लो। आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बिल्कुल प्रॉफिट्स भी हमको दिमाग में रखने होते हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें एड बैक करते हैं डेप्रिसिएशन, तभी हमारे पास कैश इनफ्लो आता है। रेजिंग ऑफ फंड, फंड रेज करना हमारे कैश इनफ्लो का कोई पार्ट नहीं है, तो हमने ऑप्शन दे दिया बोथ 1 एंड 2। फिर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू कैपिटल बस्टिंग, इनमें से कौन सा कैपिटल बस्टिंग के लिए करेक्ट नहीं है, ट्रू नहीं है? क्या कहा? पहला पॉइंट है कैपिटल बस्टिंग इज रिलेटेड टू एसेट रिप्लेसमेंट, बिल्कुल है, एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन लिए जाते हैं यहाँ पर। फिर का कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न, अभी अभी मैंने बताया कि डब्ल्यूएससीसी आपका क्या होता है, रिक्वायर्ड रिटर्न होता है, डिजायर्ड रिटर्न होता है, इतना तो चाहिए आपको, दैट इज द डब्ल्यूएससीसी कि आप अपनी कॉस्ट तो कवर करो एटलीस्ट। ओके, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट इज नॉट ट्रीटेड एज अ संक कॉस्ट, कहा ये ट्रू नहीं है। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, किसी प्रोजेक्ट में आप ऑलरेडी 1 लाख रुपए लगा रखे हो, अब सोच रहे हो कि इस प्रोजेक्ट को रन करें आगे या नहीं करें, तो जो 1 लाख रुपए ऑलरेडी लग गए हैं वो संक कॉस्ट है, वो हमारे लिए रिलेवेंट नहीं होता है। तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट इज नॉट ट्रीटेड एज अ संक कॉस्ट, नहीं जी, इसको तो संक कॉस्ट ट्रीट करना चाहिए, तो ये क्या हो गया है, नॉट ट्रू हो गया है, ये सही नहीं है। टाइमिंग्स ऑफ कैश फ्लो इज रिलेवेंट, बिल्कुल रिलेवेंट होता है जी कैश फ्लो। ओके, बाकी सब ट्रू, ये अकेला नॉट ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉलोड इन कैपिटल बस्टिंग, इनमें से कौन सा कैपिटल बस्टिंग में फॉलो नहीं किया जाता है? क्या कहा? कैश फ्लो प्रिंसिपल बिल्कुल किया जाता है। इंटरेस्ट एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बिल्कुल इंटरेस्ट को शामिल नहीं किया जाता, मतलब जब हम कैलकुलेट करते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी कैपिटल बस्टिंग का, सेल्स माइनस कॉस्ट, उस कॉस्ट के अंदर इंटरेस्ट का खर्चा शामिल नहीं होगा। ओके, एक्रूअल प्रिंसिपल, यस, हम इसको फॉलो नहीं करते, एक्रूअल प्रिंसिपल नहीं, जितना पैसा आया जितना गया वैसा गया, कैश सिस्टम फॉलो किया जाता है। ओके, पोस्ट टैक्स प्रिंसिपल, सर पोस्ट टैक्स प्रिंसिपल मतलब आफ्टर टैक्स किया जाता है क्या? बिल्कुल, हर एक चीज को आफ्टर टैक्स, इनकम्स को आफ्टर टैक्स किया जाता है, खर्चों को आफ्टर टैक्स किया जाता है। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इज इनकॉर्पोरेटेड इन कैश फ्लो बिकॉज इट रिड्यूसेस टैक्स लायबिलिटी, बिल्कुल डेप्रिसिएशन की वजह से आउटफ्लो तो नहीं होता, लेकिन इसकी वजह से टैक्स लायबिलिटी जरूर रिड्यूस हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द कैपिटल बस्टिंग, इनमें से कौन सा कैपिटल बस्टिंग के लिए सही नहीं है? क्या सही नहीं है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड। ओके, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अभी बताया ना, रेंट, यहाँ का अगर मैंने को रेंट कहीं और पे दे देता मैं एक जगह, तो मुझे किराया मिलता, बिल्कुल, तो ये रेलेवेंट होता है, इसको एक्सक्लूड करना क्यों बोल रहे हैं, दैट मीन्स ये ट्रू नहीं है। संक कॉस्ट इग्नोर कर दिया जाता है, बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज आर कंसिडर, बिल्कुल इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज कंसिडर किए जाते हैं। रिलेवेंट कैश फ्लोज, बिल्कुल रिलेवेंट ही जो होंगे, केवल वही उस डिसीजन को लेने के लिए जो खर्चा हुआ है एक्स्ट्रा, या जो एक्स्ट्रा इनकम हो रही है वही काउंट किया जाता है। ओके, अलोकेटेड ओवरहेड काउंट नहीं किया जाता क्योंकि वो रेलेवेंट नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्लाइड इन कैपिटल बजटिंग, इनमें से कौन सा कैपिटल बजटिंग में अप्लाई नहीं होता है? क्या कैश फ्लो बी कैलकुलेटेड इन इंक्रीमेंटल टर्म, बिल्कुल इंक्रीमेंटल टर्म में होगा। ऑल कॉस्ट एंड बेनिफिट आर मेजर्ड ऑन कैश बेसिस, बिल्कुल। ऑल एक्रूड कॉस्ट एंड रेवेन्यू बी इनकॉर्पोरेट, नो, आउटस्टैंडिंग वगैरह को कंसिडर नहीं किया जाता है। का आफ्टर टैक्स कंसिडर किया जाता है, बिल्कुल। ऑल बेनिफिट्स आर मेजर्ड ऑन आफ्टर टैक्स बेसिस, बिल्कुल, तो एक्रूड वाला अप्लाइड नहीं होता है यहाँ पर। नेक्स्ट, evaluation of capital busting proposal is based on cash flows because कैश इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रॉफिट, प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट कैश होता है, इसलिए आपके जो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन है वो कैश फ्लो पर बेस्ड होते हैं, ना कि प्रॉफिट पर बेस्ड होता है। क्योंकि प्रॉफिट की कैलकुलेशन में तो क्या होता है, कुछ कैश आइटम के साथ साथ नॉन कैश आइटम्स का भी इफेक्ट होता है, हमें नॉन कैश से मतलब नहीं है, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए होता है, कैश इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रॉफिट, सो इनफ्लोज और आउटफ्लोज में डिसीजन लिए जाते हैं। फिर कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज, इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज में क्या क्या शामिल नहीं होगा? संक कॉस्ट इररिलेवेंट होता है, वो शामिल नहीं होगा, ठीक है जी। बाकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिलेवेंट है, वर्किंग कैपिटल इंट्रोडक्शन एडिशनल सब रिलेवेंट था, हम कंसिडर करते थे। इन्फ्लेशन इफेक्ट इंटर में नहीं है, फाइनल में देखते हो, इन्फ्लेशन इफेक्ट को भी ध्यान में रखना होता है। फिर इसके बाद, अ प्रपोजल इज नॉट अ कैपिटल बस्टिंग प्रपोजल इफ इट इज रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट, bring long term benefit, bring short term benefit only, no। क्या होता है, कैपिटल बस्टिंग में बड़ा पैसा लगता है, फिक्स्ड एसेट के लिए लगता है, और लॉन्ग टर्म बेनिफिट अपने को मिलता है, तो क्या नहीं था रिलेवेंट? शॉर्ट टर्म बेनिफिट नहीं मिलता, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है। 103, इन कैपिटल बस्टिंग संक कॉस्ट इज एक्सक्लूडेड, क्यों? क्योंकि इंक्रीमेंटल नहीं है, इररिलेवेंट है, जो लग गई वो लग गई पास्ट में, उससे क्या लेना देना। डिसीजन हमेशा फ्यूचर को देख के लिया जाता है, पास्ट को देखकर नहीं। सेविंग इन रेस्पेक्ट ऑफ
अ कॉस्ट इज ट्रीटेड इन कैपिटल बस्टिंग एंड इनफ्लो, किसी भी तरह का खर्चे में बचत, सेविंग इन एनी एक्सपेंसेस इज इनफ्लो। ओके, डैश इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एआरआर बताया ना, एआरआर है, पे बैक पीरियड है, पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी है, ठीक है, और पे बैक रेसिप्रोकल है, इन सब में टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं किया जाता। बाकी एनपीवी, आईआरआर, पीआई सब में टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर किया जाता है। द डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स आर, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स क्या होता है, एनपीवी, आईआरआर, पीआई सब डिस्काउंटेड, जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करोगे वो सब डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स है, डीसीएफ टेक्निक शॉर्ट में बोला जा सकता है इनको। ओके, नेक्स्ट, वर्किंग कैपिटल इज कैलकुलेटेड एज, वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ओके, नेक्स्ट, द बेसिक करंट लायबिलिटीज आर, बेसिक करंट लायबिलिटीज में अकाउंट पेबल्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सब बेसिक करंट लायबिलिटीज ही हैं। जो भी आप नाम सुनते आए हो आज तक, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल, ये सब बेसिक लायबिलिटीज हैं, करंट लायबिलिटीज। देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस एंड दूसरा नेट वर्किंग कैपिटल। दो तरह के होते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मतलब टोटल करंट एसेट, और नेट वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये ध्यान रखना। वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो नॉन एज ऑपरेटिंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल को ऑपरेटिंग कैपिटल भी बोला जाता है, इससे कंफ्यूज मत हो जाना। करंट एसेट कैपिटल नो, वर्किंग कैपिटल इज ऑपरेटिंग कैपिटल, बिजनेस को रन करने के लिए ऑपरेटिंग साइकिल अप्रोच था ना, ऑपरेटिंग कैपिटल। डैश वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द फर्म्स इन्वेस्टमेंट इन द करंट एसेट, बताया ना, फर्म्स की करंट एसेट के लिए केवल ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। इन फाइनेंस वर्किंग कैपिटल मींस द सेम थिंग एज करंट एसेट, वर्किंग कैपिटल कह दो, करंट एसेट कह दो, और तो कोई ऑप्शन था नहीं, करेक्ट। और ये मैंने कह रहा हूं कि भाई वर्किंग कैपिटल की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हो जाना चाहिए था, ज्यादा बेटर रहता ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। फिर 113, डैश वर्किंग कैपिटल रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, नेट वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन द करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। A dash net working capital will arise when current asset exceeds current liability, अगर current assets current liability से ज्यादा है तो ये तो favorable situation हुआ ना, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल, पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल, डन। डैश नेट वर्किंग कैपिटल occur when current liabilities are in excess of current liability assets, अगर current liabilities ज्यादा होंगी current assets से तो ये नेगेटिव वर्किंग कैपिटल हो गया। X Limited distributes its product to more than 500 retailers, ठीक है जी। द कंपनीज कलेक्शन पीरियड, 30 दिन आपको पैसा कलेक्ट करने में लग जाता है, और आप अपने पास स्टॉक के ऑन एन एवरेज 20 दिन अपने पास रखते हैं, तो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या होगा, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का फॉर्मूला होता है आर प्लस डब्ल्यू प्लस एफ प्लस डी माइनस सी, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड प्लस डब्ल्यूआईपी पीरियड प्लस फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड प्लस डेट कलेक्शन पीरियड माइनस क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, यही होता है, बिल्कुल सर यही होता है। तो अब इसके अंदर से अपने पास एक तो डेट कलेक्शन पीरियड दे रखा है, और एक स्टॉक को स्टोरेज पीरियड दे रखा है कि कितना, 20 दिन। तो मान लो ये फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड है 20 दिन है, तो 20 और 30 को आप ऐड कर दीजिए, आ जाएगा 50 दिन आपका ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ओके, फिर उसके बाद 117, डैश रेफर टू द फंड विच एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट possess टू फाइनेंस इट्स डे टू डे ऑपरेशन, डे टू डे ऑपरेशन के लिए आपको कौन सा कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट शुड बी जस्ट एडिक्वेट, ओके देखो करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कितना करना है आपको, कहा मोर लेस मैक्सिमम कुछ नहीं, जितना जरूरत हो उतना, जितना अप्रोप्रिएट हो उतना, तो जस्ट एडिक्वेट, करंट लायबिलिटीज को पे करने के लिए जितना रिक्वायर्ड हो उतना करंट एसेट आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड होता है। डैश वेराइज इनवर्सली विद द प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी के साथ इनवर्स रिलेशन किसका होता है, तो कहना लिक्विडिटी का। देखो अपने हाथ में जितना तुम लिक्विडिटी रखोगे, मेंटेन करके रखोगे, पैसा मेंटेन करके रखोगे, ऑब्वियसली वो इन्वेस्ट नहीं होगा, इन्वेस्ट नहीं होगा तो प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, तो यूज ही नहीं हो पा रहा वो पैसा। तो लिक्विडिटी जितनी ज्यादा रहेगी प्रॉफिटेबिलिटी उतना कम होगा, लिक्विडिटी कम रहेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा रहेगा। ओके, अच्छा कोई कहे रिस्क के साथ कैसा रिलेशन होता है प्रॉफिटेबिलिटी का, तो कहना रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी का तो डायरेक्ट रिलेशन होता है, मोर रिस्क मोर शुड बी द रिटर्न, लो रिस्क लो शुड बी द रिटर्न। ओके, एसेट्स के साथ भी पॉजिटिव होता है, एसेट बढ़ेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, लेकिन लिक्विडिटी बढ़ेगा ना, हाथ में पैसा बढ़ रहा है मतलब तुम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होगा। ओके, 120, कैपिटल इंटेंसिव फर्म, कैपिटल इंटेंसिव फर्म क्या होती है, जहां पर आपको ज्यादा पैसा चाहिए होता है। ओके, अब ऐसे केस में रिलाय किस पे किया जाता है, ऑन डेट, रिटेन अर्निंग्स नो, शॉर्ट टर्म डेट नो, लॉन्ग टर्म डेट है ना, लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट नहीं, लॉन्ग टर्म डेट, इक्विटी नहीं,
तो कैपिटल इंटेंसिव वर्ब्स के अंदर याद रख लेना, आप जनरली रिलाई किस पे करते हो, डेट पे करते हो। नेक्स्ट 121, ऑन द बेसिस ऑफ डैश वर्किंग कैपिटल इज क्लासिफाइड एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। अभी तक अपन ने जो ग्रॉस और नेट वर्किंग कैपिटल पढ़ा, तो वो किसके बेसिस पे रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट। याद रखना, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे वर्किंग कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल दो पार्ट्स में बांटा गया है। डैश साइकिल एनालाइजेस अकाउंट रिसीवेबल्स इन्वेंटरी अकाउंट पेबल, ऑब्वियसली ऑपरेटिंग साइकिल। डैश मेथड इज नॉट यूज फॉर कैलकुलेटिंग वर्किंग कैपिटल साइकिल, ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज नहीं किया जाता है। बाकी रिग्रेशन मेथड है, परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड है, ऑपरेटिंग साइकिल है। सर ये पढ़ा है हमने तो बस, ठीक है ना। अगर ये बोलता डैश मेथड इज यूज्ड तो हम तो वही करके आ जाते हैं ऑपरेटिंग साइकिल, बिल्कुल तुम करके आ जाते। बट अब ध्यान रखना कि परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, भाई जितना आप सेल्स कर रहे हो उसके बेसिस पे आपको वर्किंग कैपिटल मेंटेन करना होगा, क्योंकि सेल्स जितना कर रहे हो उतना प्रोडक्शन भी तो कर रहे हो, तो उसको अकॉर्डिंग आपको वर्किंग कैपिटल मेंटेन करना होता है। रिग्रेशन एनालिसिस मेथड, रिग्रेशन टेक्निक्स आपने पढ़ा है, आपकी फिक्स कॉस्ट, आपकी वेरिएबल कॉस्ट, इनके बेसिस पर भी आपको क्या करना हो सकता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो ये सारे मेथड्स है, बट ट्रायल एंड एरर मेथड ऐसा कोई मेथड नहीं है जिससे आप वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट कर सकें। ऑन द बेसिस ऑफ डैश वर्किंग कैपिटल में बी क्लासिफाइड परमानेंट और टेम्परेरी। परमानेंट मतलब जो हर टाइम बना रहेगा बिजनेस के अंदर, टेम्परेरी मतलब सीजनल बिजनेस होते हैं। तो जैसे अभी दिवाली आ रही हो मान लो, तो दिवाली के टाइम में पटाखे का काम ज्यादा होता है। अब पटाखों का काम ज्यादा होता है, किसी का ऐसा काम है तो वहां पे बिजनेस में पैसा भी ज्यादा चाहिएगा, दैट इज द उस टाइम जो एक्स्ट्रा पैसा चाहिएगा, दैट इज टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। तो ये किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। सीजनल टाइम बिजनेस है ना, तो टाइम के बेसिस पे आपने परमानेंट और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल को डिफाइन कर रखा है। तो जब सीजनल टाइम आएगा अपने पास तो वेरिएबल कैपिटल ज्यादा रिक्वायर्ड रहेगा। ऑपरेटिंग साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल साइकिल। स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग कंसिस्ट ऑफ, स्पॉन्टेनियस होता है अनप्लैंड, अनप्लैंड फाइनेंसिंग में क्या शामिल होता है, अकाउंट्स पेबल, ट्रेड पेबल उधारी लेकर आ गए तो ये अनप्लैंड था, भाई 30 दिन तक आपने पैसा नहीं दिया, ठीक है जी, ये अनप्लैंड आपका एक तरीके से क्रेडिट फैसिलिटी हो गया है। शॉर्ट टर्म लोन्स, ये लाइन ऑफ क्रेडिट, ये सब प्लान्ड होते हैं, आपको लोन लेना है, आपने लोन गए हो चलाकर लेने के लिए, इसलिए आपने ये आपकी फाइनेंसिंग का सोर्स है। बट ट्रेड पेबल इज अनप्लैंड, क्यों, क्योंकि अपना कोई मोटिव नहीं था फाइनेंसिंग लेना, पैसा उधारी लेना, हमने तो बस माल खरीदा, पेमेंट 20 दिन बाद करेंगे, 30 दिन बाद करेंगे, बहुत मासूम होते हैं ना, वैसे भी क्रेडिटर्स बहुत मासूम होते हैं। ओके, तो अनप्लैंड था उनका फाइनेंसिंग। 127, 127 क्वेश्चन अधूरा है, ये बॉमल मॉडल है। जो बॉमल मॉडल याद है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट वाले टॉपिक पर, ईओक्यू मॉडल पर बेस्ड था, √2 AO डिवाइड बाय सी। तो मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया, इसने पूछा ऑप्टिमल कन्वर्जन साइज, मतलब हर बार आप कितना कैश कन्वर्ट करोगे, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में आपका पैसा इन्वेस्ट रहता है, तो कितनी बार उन्हें सेल आउट करके आप उसे कैश में कन्वर्ट करोगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है √2AF डिवाइड बाय O। ए क्या है, एनुअल कैश रिक्वायरमेंट या मंथली कैश रिक्वायरमेंट। एफ क्या है, फिक्स कॉस्ट पर ट्रांजेक्शन, जितनी बार आप शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को बेचोगे पर ट्रांजेक्शन आपको एक फिक्स पेमेंट करना होता है। ओके, ये जस्ट लाइक ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ओके, डिवाइड बाय O। ओ क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर रुपी पर मंथ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर रुपी पर मंथ, आपको रेट दिया हुआ रहेगा, पर रुपी पर रुपी पर एनम या पर मंथ। सर ये पर एनम पर मंथ का क्या चक्कर है, मैंने कहा देखो, अगर आप एनुअल कैश रिक्वायरमेंट लेते हैं तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी पर रुपी की, वो भी आपको क्या लेनी होगी, पर एनम लेनी होगी। और अगर आपका जो एनुअल कैश रिक्वायरमेंट है वो मंथली ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी क्या लेना होगा, पर रुपी का, पर मंथ लेना होगा। ये रेट नहीं होगा, इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, जैसे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम में क्या किया जाता है, उसको परचेज कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, यहाँ पर रेट को रेट ही रखना है। 10% है तो 0.10। ओके, जो भी आंसर आएगा आ जाएगा। ये 127 वाला क्वेश्चन पूरा था नहीं, तो इसलिए मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट बता दिया है। ओके, 128, कलेक्शन पीरियड दे रखा है 2 महीने, कैश सेल्स है आपकी 5 लाख रुपए और एवरेज रिसीवेबल है 6.5 लाख रुपए के। ओके, सेल्स कितना होगा, टोटल सेल्स में कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों शामिल होता है, तो कैश सेल्स तो आपको 5 लाख दे ही रखा है, तो ये तो आएगा ही आएगा। अब क्रेडिट सेल्स कितनी होने वाली है वो डिपेंड करेगा कि आपके एवरेज डेटर्स कितने हैं, 6.5 लाख, और कलेक्शन पीरियड कितना है, 2 महीने। इसका मतलब साल भर में आपके टोटल माल कितने का बिका है, क्रेडिट सेल्स कितनी की हुई है, 6.5 लाख इंटू 12 डिवाइड बाय कलेक्शन पीरियड। आप कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला लगाइए, अपने आप आंसर आ जाएगा।
क्या फॉर्मूला होगा कलेक्शन पीरियड का? देखो टर्नओवर रेशियोज में फॉर्मूला में क्या होता है, सेल्स ऊपर आता है और कलेक्शन पीरियड में सेल्स नीचे आ जाएगा, तो एवरेज रिसीवेबल डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स इनटू 12 इक्वल्स टू कलेक्शन पीरियड दैट इज 2, तो अपने आप क्रेडिट सेल्स आपके पास निकल कर आ जाएगा। ओके 44 लाख का क्रेडिट सेल्स, ठीक है, फॉर्मूला लगा के प्रॉपर करना अगर डायरेक्ट समझ में नहीं आया तो। नेक्स्ट, इफ द करंट रेशियो 2.4:1, 2.4:1 का मतलब मैं क्या बोलता था, करंट एसेट 2.4 है, करंट लायबिलिटी 1 रुपए है, अगर 1 रुपए करंट लायबिलिटी है तो 2 रुपए 40 पैसे का करंट एसेट है। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, 2 रुपए 40 पैसे में से अगर मैं 1 रुपए हटा दूं, करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी हटा दूं, तो वर्किंग कैपिटल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल, तो 1.4 का वर्किंग कैपिटल रहेगा। वर्किंग कैपिटल इन्होंने कितना दे रखा है, 25,20,000 और पूछा है करंट एसेट बताओ, तो शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो, क्या गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है, तो डिवाइड भी किससे कर दो, वर्किंग कैपिटल से कर दो, 2.4 माइनस 1, 1.4 इज द वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो सेम शुड बी डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाई व्हाट शुड बी कैलकुलेटेड, अगर आपको करंट एसेट्स कैलकुलेट करना है तो 2.4 से मल्टीप्लाई कर दो, करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करना है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके आंसर आ गया, करंट एसेट 43,20,000, 43,20,000 और करंट लायबिलिटी कितना, 18 लाख रुपए का। ओके आगे बढ़ते हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज हेल्प्स इन एनालिसिस ऑफ, ऑपरेटिंग लीवरेज किसमें हेल्प करता है, बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल लीवरेज किसको बताता है, फाइनेंशियल रिस्क, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड विद द हेल्प ऑफ द फाइनेंशियल लीवरेज, ये लो जी फाइनेंसिंग रिस्क, कंबाइंड लीवरेज इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ओएल एंड एफएल, हाई डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब है भैया आपके यहाँ पे डेट प्रोपोर्शन ज्यादा है, फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा है, ऑपरेटिंग लीवरेज अराइजेज ड्यू टू फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, अब फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट तो नहीं दे रखा बट कोई बात नहीं, फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिक्स इंटरेस्ट कॉस्ट आपको पता ही है, वेरिएबल कॉस्ट पता है, स्टेप कॉस्ट क्या होता है, जो एक लेवल तक फिक्स रहता है, फिर जैसे ही उस लेवल से आप प्रोडक्शन इंक्रीज करते हो आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, फिर कुछ लेवल तक सेम रहती है, फिर इस कुछ लेवल बाद में अगेन कुछ इंक्रीज होने पर फिर एसेट इंक्रीज सॉरी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, दिस वन फिर सेम रहेगी, फिर इंक्रीज जाएगी, फिर सेम कुछ लेवल तक सेम रहेगी, फिर इंक्रीज जाएगी, दैट इज स्टेप कॉस्ट। नो, तो ऑपरेटिंग लीवरेज अराइज होता है ड्यू टू फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट दैट इज फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फाइनेंशियल लीवरेज फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट हुआ, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड हुआ, ऑपरेटिंग लीवरेज इज कैलकुलेटेड कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, फाइनेंशियल लीवरेज इज कैलकुलेटेड ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी। अब प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अगर नहीं हो क्वेश्चन में, प्रेफरेंस शेयर से अगर आपने पैसा रेज नहीं किया तो ईबीआईटी अपॉन ईबीटी भी आप बोल सकते हैं, सो ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ओके देन विच कॉम्बिनेशन इज जनरली गुड फॉर फर्म, कौन सा कॉम्बिनेशन फर्म के लिए अच्छा होता है, तो बोलना, अच्छा ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग करने वाला होगा तो याद रखना, तुम लोग क्या करके आ जाओगे ऐसा मॉडरेट लीवरेज मॉडरेट फाइनेंशियल लीवरेज, नहीं, क्या करना है हाई ऑपरेटिंग लीवरेज और लो फाइनेंशियल लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज तो कम होना चाहिए, दैट मींस डेट बर्डन तो कम होना चाहिए, लेकिन ऑपरेटिंग लीवरेज आपका ज्यादा होगा, दैट मींस आप में पोटेंशियल ज्यादा है, सेल्स में एक हल्का सा चेंज आपकी ईबीआईटी को ज्यादा परसेंट से बढ़ा देगा, तो ऑपरेटिंग लीवरेज ज्यादा होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिक्स कॉस्ट आपके स्टार्टिंग ईयर्स में ज्यादा हो सकता है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप सेल्स इंक्रीज करेंगे उस फिक्स कॉस्ट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा, आपका ईबीआईटी बहुत तेज स्पीड से इंक्रीज होगा। ओके जितना भी डिपेंड करता है ओएल कितना है, लेकिन फाइनेंशियल लीवरेज ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो हाई ऑपरेटिंग लीवरेज और लो फाइनेंशियल लीवरेज बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है फॉर द फर्म्स, याद रखना। Combined leverage can be used to measure the relationship between sales और EPS, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट, सेल्स और EPS के बीच में रिलेशन बताता है कंबाइंड लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज जीरो कब होगा, फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी, तो EBIT अगर जीरो होगा तो फाइनेंशियल लीवरेज भी जीरो हो जाएगा। ओके फाइनेंशियल लीवरेज 1 कब होगा, अब 1 तब होगा जब उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं होगी, नल होगा, तो EBIT अपॉन EBIT 1 आ जाएगा फाइनेंशियल लीवरेज। ओके बिजनेस रिस्क कैन बी मेजर्ड बाय ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज मेजर रिलेशनशिप बिटवीन EBIT एंड EPS, सेल्स और EBIT में रिलेशन बताता है OL, EBIT और EPS में बताता है FL, और सेल्स और EPS का डायरेक्ट रिलेशन बताता है CL, कंबाइंड लीवरेज। यूज ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, इससे आपका फाइनेंशियल लीवरेज इंक्रीज होता है, बिल्कुल हमें पता है, अगर आप प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को यूज करते हैं तो आपका फाइनेंशियल लीवरेज इंक्रीज होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन द चेंजेस इन सेल्स एंड चेंजेस इन EPS इज मेजर्ड बाय कंबाइंड लीवरेज, सेल्स और EPS में रिलेशन कौन बताए,
कंबाइंड लीवरेज। न्यूमेरिकल डेटा मे बी एक्सप्रेस्ड एज इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, न्यूमेरिकल है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। अब देखो यहां से आ जाएंगे आपके डीडीए के क्वेश्चंस, तो मेरा काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एफएम के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं एमसीक्यूज के। मेरी तरफ से 3 एमसीक्यूज वीडियोस के अंदर मैंने सारे एमसीक्यूज जो आपके इंस्टीट्यूट ने जस्ट अभी अपलोड किए हैं कुछ टाइम पहले फॉर दिसंबर अटेम्प्ट, तो वो मैंने आपको रीड करवा दिए हैं। ऑब्वियसली आने वाले हर अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो हर बच्चे के लिए सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।